नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, एसएससी जीडी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आज एक प्रश्न पत्र श्रृंखला लेके आया हूं, ठीक है। तो जो साथी जुड़े ना हो जल्दी से जुड़ जाएं। एसएससी जीडी प्रश्न पत्र श्रृंखला, ठीक है, लेके आया हूँ। तो जो साथी जुड़े ना हो जल्दी से जुड़ जाएं और प्लीज़ कमेंट करते रहें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अभी में। सारे साथी जुड़ जाएं, ठीक है। उसके बाद एक हम बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट आज करने जा रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करते रहिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस कैसी आ रही है, वॉइस क्लियर है या नहीं। प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही है। आज आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो जो भी एसएससी जीडी के हमारे साथी हैं वो जुड़ जाएं। प्लीज़ कमेंट करिए, आपका कमेंट नहीं दिख रहा है मैम। जो कोई भी हो प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट करिए, आपका कमेंट नहीं दिख रहा है। प्लीज़ कमेंट करिए आप सभी। चलिए हम समय ना गवाते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि संबोधन वाचक चिन्ह बताइए, ठीक है। और संबोधक वाचक चिन्ह क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि संबोधक वाचक चिन्ह बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। संबोधन वाचक चिन्ह वह चिन्ह होते हैं जब किसी को हम बुलाते हैं, ठीक है। जब किसी को हम बुलाते हैं या संबोधित करते हैं, ठीक है, वह वाक्य संबोधन वाचक चिन्ह कहलाते हैं, ठीक है। वह जो वाक्य होते हैं संबोधन वाचक चिन्ह कहलाते हैं। प्लीज़ कमेंट करते रहिए और लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। तो आज बात करते हैं संबोधन वाचक चिन्ह की। तो जो शब्द, ठीक है, जो शब्द हमें संबोधित करते हैं, संबोधन जिन शब्दों के द्वारा संबोधन होता है, ठीक है, जिन शब्दों से संबोधन होता है, जैसे हम किसी को बुलाते हैं। यहाँ पे नॉर्मली मैं आपको शब्द बता रहा हूँ संबोधन के लिए। जैसे कहते हैं ओ, ठीक है, ओ, और ये इसका निशान होता है। ओ रमेश यहाँ आओ, ठीक है। ओ रमेश यहाँ आओ। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी को संबोधन के जरिए किसी को बुलाते हैं या संबोधित करते हैं तो उसे संबोधन वाचक चिन्ह कहते हैं। उनमें संबोधन वाचक चिन्ह यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे संबोधन वाचक चिन्ह यूज़ होता है। तो सबसे पहले संबोधन वाचक चिन्ह मैंने आपको बताया क्या हुआ। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि संबोधक वाचक चिन्ह होते क्या हैं, ठीक है। संबोधक वाचक चिन्ह होते क्या हैं, प्लीज़ आप लोग सब लोग कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। संबोधक वाचक चिन्ह जो होता है वह यह होता है। संबोधक वाचक चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये, ठीक है। संबोधक वाचक चिन्ह ये होता है। इसमें कमेंट करिए प्लीज़, इसलिए ऑप्शन गा यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे संबोधक वाचक चिन्ह के लिए होगा, ठीक है।
यहाँ पे संबोधकवाचक चिन्ह यहाँ पे सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी संबोधकवाचक चिन्ह होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हूँ, जो सब कुछ जानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब कुछ जानता हो, यहाँ पे ऑप्शन एक का ऑप्शन है 1 नंबर वाचाल, ठीक है। दूसरा अनभिज्ञ, तीसरा सर्वज्ञ, चौथा अपव्ययी। तो मैं चारों के आपको आंसर बता देता हूँ, चारों का आपका अर्थ बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। चारों का अर्थ बता देता हूँ क्या होता है। वाचाल वह होता है जो बहुत बोलता है, ठीक है। जो इधर उधर की खाली की बातें बोलता रहता है उसको कहते हैं वाचाल, ठीक है। इधर उधर की जो खाली की बातें बोलता रहता है, प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए आप सभी। तो यहाँ पे वाचाल उसको कहते हैं जो खाली का बोलता रहता है, जिसकी बातों का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो इधर उधर की खाली की बातें करता है उसे कहते हैं वाचाल, ठीक है। अनभिज्ञ उसे कहते हैं अनभिज्ञ, ठीक है। बहुत प्यारा शब्द है अनभिज्ञ। इसकी वर्तनी भी आप लोग देख लीजिए, वर्तनी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ठीक है। अनभिज्ञ का मतलब है जिसे कुछ भी पता ना हो, जो किसी से भिज्ञ ना हो। भिज्ञ का अर्थ यहाँ पे जानना होता है, ठीक है। भिज्ञ का अर्थ यहाँ पे जानना, जानना मतलब भिज्ञ, ठीक है। यहाँ पे भिज्ञ का अर्थ जानना होता है, ठीक है। जानने को भिज्ञ कहते हैं, इतना याद रखिएगा। और अन मतलब बिल्कुल पता नहीं, जो कुछ भी ना जानता हो उसको कहते हैं अनभिज्ञ, ठीक है। अनभिज्ञ के बारे में बताओ। अनभिज्ञ जो है सर्वज्ञ का विपरीतार्थक शब्द होता है, विपरीत शब्द होता है सर्वज्ञ का, ठीक है। अब यहाँ पे आया है एक ऑप्शन नंबर घ है अपव्ययी, ठीक है। अपव्ययी जो बहुत कम खर्च करता हो, ठीक है, उसको कहते हैं अपव्ययी, ठीक है। और सर्वज्ञ क्या यहाँ पे बात करेंगे, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, ठीक है, उसको कहते हैं अपव्ययी। उसको कहते हैं सर्वज्ञ, सॉरी, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है, उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। प्लीज़ सब लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए सभी लोग, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका कराऊं। और सभी साथी के प्लीज़ कमेंट करते रहिए। ये एसएससी जीडी के लिए क्लासेस आपकी चल रही हैं, ठीक है। ये एसएससी जीडी के लिए आपकी क्लास चल रही है, ठीक है। जो भाई एसएससी जीडी के लिए पढ़ना चाहते हैं वो प्लीज़ इस क्लास को अच्छे से ले सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है कि मरकट, ठीक है। मरकट शब्द किसका समानार्थी शब्द है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मरकट शब्द किसका समानार्थी शब्द है, ठीक है। यहाँ पे मरकट की बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मरकट की बात करी गई है तो यहाँ पे मरकट का अर्थ बंदर होता है, ठीक है। मरकट का अर्थ बंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे समानार्थी पूछा है ना। बंदर के कई और भी होते हैं, जैसे बानर, ठीक है, बंदर, ठीक है। और एक और होता है, ठीक है। बानर और बंदर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग अच्छे से। प्लीज़ कमेंट करते रहिए आप सभी लोग, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करते रहिए। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को डेली करेंगे और डेली इनका अध्ययन करेंगे
तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डेली करेंगे तो आपको 20 में से 20 क्वेश्चन लाने की गारंटी हमारी है, ठीक है। 20 में 20 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल आएंगे, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करते रहिए और लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए प्लीज़। आप सभी लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा बाघ का समानार्थी शब्द है, ठीक है। इसमें किसका पूछा है? बाघ का। इनमें से कौन सा बाघ का समानार्थी शब्द है, ठीक है। इनमें से कौन सा बाघ का समानार्थी शब्द है, तो प्लीज़ कमेंट करिए बाघ का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा। ऑप्शन ए मधुप, दूसरा है वनप्रिय, तीसरा है चित्रक और चौथा है पुलीमा, ठीक है। वनप्रिय, मधुप, चित्रक और पुलीमा, ठीक है। इसमें से बताइए कौन सा बाघ का समानार्थी शब्द है, ठीक है। इसमें बाघ का समानार्थी शब्द बताइए। प्लीज़ कमेंट करिए आप सभी लोग, बाघ का समानार्थी शब्द बताइए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बाघ का समानार्थी शब्द होगा, क्या होगा? चित्रक, ठीक है। यहाँ पे बाघ का समानार्थी शब्द होगा चित्रक, ठीक है। बाघ का समानार्थी शब्द होगा चित्रक, ठीक है। बाघ को व्याघ्र भी कहते हैं, ठीक है। बाघ को शार्दूल भी कहते हैं, ठीक है। बाघ को चित्रक भी कहते हैं, बाघ को शार्दूल भी कहते हैं, बाघ को चित्रक कहते हैं, शार्दूल कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं, ठीक है। और हिंसक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंसक, ठीक है। इनकी वर्तनी भी आप देखते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा बाघ का समानार्थी शब्द क्या होगा, ठीक है, चित्रक। बाघ का समानार्थी शब्द होगा चित्रक, ठीक है। यहाँ पे बाघ का समानार्थी शब्द चित्रक होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि विरल का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि विरल का विलोम क्या होगा। विरल का विलोम क्या होगा बताइए, कमेंट करिए प्लीज़। विरल का विलोम क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करिए। विरल का विलोम क्या होगा, विरल का विलोम क्या होगा, कमेंट करिए। सभी भाई कमेंट करें, विरल का विलोम क्या होगा, ठीक है। विरल माने होता है कठिन, ठीक है। अगर विरल के अर्थ की बात करें, विरल का अर्थ होता है कठिन, ठीक है। विरल की बात करें तो विरल का अर्थ होता है कठिन, ठीक है। और यहाँ पे विपरीत पूछा है, मतलब विलोम पूछा हुआ है, तो कठिन का विलोम क्या होगा, सरल। और सरल का अर्थ सुलभ भी होता है, ठीक है। सरल का अर्थ सुलभ भी होता है, ठीक है। इसको सुलभ भी कह सकते हैं, सुलभ, ठीक है। इसकी वर्तनी भी देख लीजिए, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी वर्तनी क्या होगी, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करते रहिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है सदय का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सदय का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है सदय का विलोम क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 6 सदय का विलोम क्या होगा, सदय का विलोम बताइए प्लीज़।
सदय का विलोम क्या होगा? अगर यहाँ पे सदय का अर्थ जानने का प्रयास करें हम लोग, तो सदय का अर्थ होता है दया के साथ। ठीक है, सदय का अर्थ होता है दया के साथ। ठीक है, दया के साथ। सदय का अर्थ होता है दया के साथ। ठीक है, सदय का अर्थ होता है दया के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ तो पूछा नहीं है, पूछा है विलोम। ठीक है, यहाँ पे अर्थ नहीं पूछा है, यहाँ पे विलोम पूछा है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ पे इसका अर्थ निर्दय होगा। ठीक है, जो दया के बिना है। ठीक है, कहते हैं नहीं वह बहुत निर्दयी व्यक्ति है, ऐसे एक शब्द बनाते हैं तो उसमें कहते हैं वह बहुत निर्दयी व्यक्ति है। निर्दयी का मतलब होता है जो दया के बिना है। ठीक है, जो दया के बिना है, वह निर्दयी हो गया दया के बिना। जिसके अंदर दया बिल्कुल भी नहीं है तो वह निर्दयी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा इसका सी, असदय नहीं होगा। ठीक है, असदय नहीं होगा, आस्था नहीं होगा, समता नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन होगा निर्दय। ठीक है, जो दया के बिना हो, जो दया के बिना हो। जो दया के बिना हो उसे कहते हैं निर्दय। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करते रहिए। प्लीज़ कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न हमारा तत्सम और तद्भव शब्द से। तत्सम और तद्भव शब्द मैं आपको बताऊं, अगर तत्सम और तद्भव की बात करें तो ये भी चैप्टर जो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तत्सम और तद्भव की अगर बात करेंगे तो चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। 20 में कम से कम, आपको रियल बताऊं, 20 में कम से कम 2 क्वेश्चन का वेटेज इसमें रहता है। ठीक है, और अगर 2 वेटेज का क्वेश्चन रहता है तो ये चैप्टर पढ़ने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस बात को नोट करेंगे। अगर इसमें से 20 में 2 क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से पूछता है, कभी कभार 3 भी पूछ लेता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो होगा ये 2025 में होगा, जनवरी में। ठीक है, या फरवरी में। तो आप ये नोट करेंगे, या दिसंबर में भी हो सकता है, तो आप ये नोट करेंगे कि इसमें तत्सम और तद्भव के कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर ही होंगे। ठीक है, तत्सम और तद्भव के 2 शब्द जरूर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग दही का तत्सम रूप बताएंगे। ठीक है, दही कैसा शब्द है, आप लोग बताइए, दही कैसा शब्द है? दही एक तद्भव शब्द है। ठीक है, दही तद्भव शब्द है। ठीक है, और ये पुल्लिंग भी है, पता है आप लोगों को, ये पुल्लिंग भी है। अगर लिंग की बात करें तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे बात, अब यहाँ पे ऑप्शन आप लोग बताइए कि क्या होगा। दही का तत्सम दूध होगा, दिया होगा, दधि होगा या गुहा होगा? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। दूध होगा, दिया होगा, दधि होगा या गुहा होगा? प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बताइए। प्लीज़ कमेंट करके जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर बात करें यहाँ पे दही का तत्सम रूप में, ठीक है, तो यहाँ पे दही का तत्सम रूप होगा दधि। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका सही रूप होगा ये दधि। धा में छुटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, ये इसका सही रूप है, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो इसका सही रूप दधि होगा। ठीक है, प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इसका सही रूप दधि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आप लोगों को प्रॉपर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है उपसर्ग और प्रत्यय से। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, चलिए जान लेते हैं। जो उपसर्ग वे होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं पहले आप कमेंट करके एक बार बताइए। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उपसर्ग होते क्या है। पहले एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं कि प्लीज़ कमेंट करके बताइए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि उपसर्ग क्या होता है। जल्दी जल्दी से कमेंट करिए कि उपसर्ग क्या होता है। प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए उपसर्ग क्या होता है। प्लीज़ कमेंट करिए उपसर्ग क्या होते हैं, बताइए प्लीज़, और कमेंट करते रहिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, उपसर्ग वह होता है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। सबसे सरल और आसान ट्रिक यही है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में या किसी शब्द के बाद में लगते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक शब्द ले लेते हैं मान। ठीक है, मान माने क्या होता है, मान माने होता है सम्मान। ठीक है, उनका मान बढ़ गया, आपके आने से हमारा मान बढ़ गया, हमारे जाने से आपका मान बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, और मान के आगे, ठीक है, मान के आगे अगर अभी जोड़ देते हैं, मान के आगे यदि अभी जोड़ देते हैं तो यह शब्द अभिमान हो गया। अभिमान माने होता है ईर्ष्या, द्वेष। ठीक है, घमंड, दंभ, ये सारे अभिमान के पर्यायवाची हैं। तो अभिमान, यहाँ पे मान की जब तक बात करते थे तब तक यहाँ पे सम्मान की बात होती थी, और जहाँ पर इसमें अभी लग गया, ठीक है, जैसे ही इसमें अभी लगा इस शब्द का अर्थ ही बदल गया। ठीक है, इस शब्द का अर्थ ही बदल गया। जैसे कि बात करते हैं, एक ऑप्शन और लेके बात करते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन और लेके बात करते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जैसे एक ऑप्शन की बात करते हैं गुड़। ठीक है, एक ऑप्शन होता है गुड़, एक एग्जाम्पल है गुड़। ठीक है, एक एग्जाम्पल है क्या, गुड़। ठीक है, गुड़ अच्छे भी होते हैं, गुड़ बुरे भी होते हैं। तो यहाँ पे किसी अच्छे गुड़ की या बुरे गुड़ की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये साधारण सा शब्द है एक गुड़। ठीक है, कि
सीता के गुण अच्छे हैं, राम के गुण अच्छे हैं, उसका गुण अच्छा है। गुण माने एक स्वभाव होता है, ठीक है। अब स्वभाव कैसा है, अच्छा या बुरा का यहाँ पे नहीं बता रहा है कि कैसा है, अच्छा स्वभाव है या बुरा स्वभाव है, ये नहीं बता रहा है, ठीक है। अच्छा स्वभाव है या बुरा स्वभाव है ये नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि गुण उसका है। अब अच्छा है या नहीं अच्छा है इससे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अब गुण जुड़ जाए, अब गुण, ठीक है, ये तो मेन शब्द था इतना, और ये जुड़ गया इसमें उपसर्ग, तो ये अपगुण माने होता है जिसके गुण बुरे हों। अपगुण का अर्थ होता है जिसके अंदर बुरे गुण आ जाएं, ठीक है, जिसके अंदर बुरे गुण आ जाएं उसे कहते हैं अपगुण, ठीक है। तो यहाँ पे उसका अर्थ देखिए बदल गया। अब यहाँ पे बात आप आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। आप अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर शब्द बनाने की हम प्रयास करते हैं तो यहाँ पे पहले वाद में, अनुवाद में कहीं अति तो आया नहीं है, ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। अनुवाद में कहीं अब तो आया नहीं है, ये भी नहीं होगा। अनुवाद में कहीं अन तो आया नहीं है, ये भी नहीं होगा। अनुवाद में अनु आया है, ठीक है, अनुवाद में अनु आया है, ठीक है, अनुवाद में अनु आया है, तो ये यही इसका ए नंबर जो है, का नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। का नंबर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब अनु होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, ठीक है। तो इसमें हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है साहित्यकार, ठीक है, दूसरा लिखा है साहित्यकार, तीसरा लिखा है साहित्यिक, ठीक है, चौथा लिखा है साहित्यय, साहित्यय, ठीक है। तो इसमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। इसमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज़ आप लोग जल्दी से कमेंट करिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। लाइव स्ट्रीम को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि आपका लाइक एक हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट करते रहिए। तो यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे अपने। यहाँ पे फिर से मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन नवा क्वेश्चन है इसमें, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए, ठीक है, सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो यहाँ पे है साहित्यकार, साहित्यकार, साहित्यिक या साहित्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक अर्थपूर्ण बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर एक अर्थपूर्ण बात करें तो यहाँ पे साहित्यकार कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। साहित्यिक तो शब्द है, ठीक है, साहित्य बात कोई, लेकिन अगर अर्थपूर्ण बात करें साहित्य ये जो होता है कोई शब्द नहीं है, ठीक है, रॉन्ग है। लेकिन अगर यहाँ पे अर्थपूर्ण बात करें, जो साहित्य को जानता है, जो साहित्य को आकार देता है, ठीक है, जो साहित्य को आकार देता है उसे कहते हैं साहित्यकार, ठीक है, जो साहित्य को आकार देता है, ठीक है, उसे कहते हैं साहित्यकार, ठीक है, जो साहित्य को आकार देता है उसे कहते हैं साहित्यकार, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वाक्य शुद्धि से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वाक्य शुद्धि से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा वाक्य शुद्धि से है। तो आप सभी लोग मैं आप क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, आप सभी लोग कमेंट में आंसर दें इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राम और सीता वन में गए, ठीक है। इस शुद्ध वाक्य इसमें बताना है। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, या राम और सीता वन की ओर गए, बताइए। प्लीज़ बताइए क्या होगा, प्लीज़ कमेंट करिए, बताइए क्या होगा इसमें। प्लीज़ बताइए, कमेंट करिए इसमें क्या होगा, बताइए। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि राम और इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए प्लीज़। राम और सीता वन में गए, ठीक है। राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, ठीक है। राम और सीता वन की ओर गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सही ऑप्शन क्या है। राम और सीता वन में गए, ये गलत होगा। राम और सीता वन गए, ये भी गलत होगा। राम और सीता वन की ओर गए, ये भी गलत होगा, ठीक है। ये भी गलत होगा, ठीक है। राम और सीता वन की ओर गए, राम और सीता वन की ओर गए, ठीक है। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन आंसर नंबर सी होगा इसका, ठीक है। आंसर नंबर सी होगा इसका सही, ठीक है। आंसर नंबर इसका सही सी सही होगा, आंसर नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन को गए। तो आपके 10 प्रश्नों की श्रृंखला हो गई है, ठीक है। आपके 10 प्रश्नों की आज श्रृंखला हो गई है। कल से हम प्रयास करेंगे कि आपके 20 क्वेश्चन डेली हों। कल से हम प्रयास करेंगे कि 20 क्वेश्चन, ठीक है, आपके पर डे हों और आपको इसकी PDF मिल जाए, आपकी इसकी PDF मिल जाए, ठीक है। 20 क्वेश्चन पर डे हों और आपको इसकी PDF मिल जाए, ठीक है। तो डेली टारगेट रखेंगे 20 क्वेश्चन का, ठीक है। आज तो 10 ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और बहुत बढ़िया से आपका सारा एग्ज़ाम हिंदी में आप इस PDF से बाहर, ठीक है, मैं आपको बताऊं हिंदी में इस PDF से बाहर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हिंदी में इस PDF से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो जो साथी हमारे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ अभी, ठीक है। यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ अभी, इससे जुड़ सकते हैं। रोज़ रात को 9:30 बजे, ठीक है, रोज़ रात को 9:30 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट बेस हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे टारगेट बेस लेके चलते हैं, डेली टारगेट रहेगा, ठीक है, किसी न किसी टॉपिक का। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ डेली टारगेट में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारा जो कंटेंट रहेगा वो PYQ पे रहेगा, ठीक है। हम लोग PYQ को फोकस करते हैं, ठीक है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी भी प्रकार की किसी भी दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े, ठीक है। PYQ को हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। आने वाली सारी जो हमारा SSC GD का एग्ज़ाम है, हो सकता है संभवतः दिसंबर या जनवरी में हो जाए, ठीक है।
तब तक आपका एक भी कंटेंट आपका नहीं छूटेगा। और 2025 में, ठीक है, 20 में 20 क्वेश्चन इसी क्लास से आएंगे, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो अच्छे से डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे आके आप हमारे चैनल स्टडी विथ अभी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमारा ये चैनल है स्टडी विथ अभी, इससे जुड़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर अपडेट से आप कभी मिस ना हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, और आने वाले किसी फ्यूचर अपडेट्स के लेकर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो स्टडी विथ अभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब ठीक है, आपकी क्लास एंड होती है यहीं पे। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, राम राम, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल।